नंबर 7 एम्प्लाइज दैट, इक्वेशन नंबर 7 जो इससे पहले हमने पढ़ा वहाँ पर z नॉट 0 हो जाएगा, तो इस इक्वेशन में यहाँ पर z नॉट 0 हो जाएगा, तो ये बाकी इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में रह जाएगा। ठीक है, और रो नॉट जी को हमने स्पेसिफिक वेट कह दिया है, तो वो हमारे पास गेमा में चला जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 8 हमारे पास इस फॉर्म में आ गया, p माइनस पी नॉट इक्वल टू माइनस गेमा z। ये अब इसकी दूसरी फॉर्म है, इसको या इसको हम इक्वेशन 9 भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इक्वेशन 9 इसकी दूसरी फॉर्म को कहा है कि इक्वेशन नंबर 7 को हम ले लें, वहाँ पर जो z नॉट या इस माइनस को हम अंदर ले जाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, z नॉट माइनस z हो जाएगा। अगर इस माइनस को हम इस ब्रैकेट के अंदर ले जाएं तो ये हमारे पास z नॉट माइनस z हो जाएगा। तो z नॉट माइनस z को हमने डेल्टा z कह दिया और p माइनस पी नॉट को हमने डेल्टा p कह दिया है। तो हमारे पास ये इक्वेशन 9 जो है, ये इक्वेशन नंबर 8 जो है, ये इक्वेशन नंबर 9 की फॉर्म इख्तियार कर गया। और यहाँ पर क्या है कि अच्छा, 2 केसेस हमने पढ़ लिए, तो इक्वेशन नंबर 9 तक हमने पढ़ लिया। आगे हम केस नंबर 3 पढ़ते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विद इन ए स्टैटिक लिक्विड मास। अब तीसरा ये कि स्टैटिक लिक्विड मास है, उसके अंदर हम जो है ना प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इक्वेशन नंबर 7 हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद है। इस इक्वेशन नंबर 7 को हम रीअरेंज करते हैं। जो हमारे पास z वाला पॉइंट है उस पे जो प्रेशर है उसको हमने अलग कर लिया, और जो z नॉट वाला पॉइंट है उस पे जो प्रेशर है उसको हमने अलग कर लिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 10 की फॉर्म में आ गया। ठीक है, और सिंस द लोकेशन ऑफ 2 पॉइंट्स आर आर्बिट्ररी वी मे राइट इक्वेशन 10 इन ए मोर जनरलाइज्ड फॉर्म। तो ये पॉइंट तो हमने जनरल पॉइंट लिए थे z नॉट और z, तो अगर इसके बजाय हम z1 और z2 ले लें तो ये इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। और मज़ीद हम आगे तीसरा पॉइंट भी ले सकते हैं, चौथा पॉइंट भी ले सकते हैं, तो इक्वेशन हमारे पास इस तरीके से बढ़ता जाएगा। लेकिन इक्वेशन नंबर 10 को आप देखें तो यहाँ पर ये अगर ये सारा टर्म कांस्टेंट है, पी नॉट कांस्टेंट है, z नॉट कांस्टेंट है, और गेमा जो है इसके अंदर बी जो है ना रो नॉट है, और जी वो भी कांस्टेंट है। तो इसको हम कांस्टेंट के बराबर ले सकते हैं। तो बजाय हम इसको इस तरह अलग अलग पॉइंट पे लिखते जाएं, हम इसको एक जनरलाइज फॉर्म दे सकते हैं कि p प्लस गेमा इंटू z इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन 11 आ गया। ठीक है, और यहाँ से हम इसको सारे इक्वेशन को गेमा से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास p बाई गेमा प्लस z इक्वल टू कांस्टेंट बाई गेमा। लेकिन कांस्टेंट बाई गेमा जो है वो फिर गेमा भी कांस्टेंट है, इससे पहले मैंने बता दिया कि गेमा कांस्टेंट है, तो ये हम एक न्यू वेरिएबल h के बराबर ले लेते हैं। और इक्वेशन नंबर 12 यूज टू मेजर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन ए लिक्विड। तो ये जो है ना लिक्विड के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए इक्वेशन नंबर 10 यूज़ होता है। तो हमने देखा कि हमने 3-4 जो पहले हमने बेसिक हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन कैलकुलेट किया था उसकी 4-5 किस्में पढ़ ली हैं, डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ ली हमने। अब जो है इसमें ये 2 टर्म हैं, एक p बाई गेमा और प्लस z। अब ये टर्म क्या शो करती है, इस पे कुछ थोड़ा सा डिटेल दी गई है। तो इन इक्वेशन 11 एंड इक्वेशन 12 आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टोरिसेलियस प्रिंसिपल। टोरिसेलियस प्रिंसिपल का डिफरेंट फॉर्म है, और इसमें द टर्म p बाई गेमा इज यूजुअली नोन एज द प्रेशर हेड इन हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक एक टेक्नोलॉजी है साइंस की, और उसके अंदर जो है इसको p बाई गेमा को प्रेशर हेड कहा जाता है, एंड रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, और ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट को रिप्रेजेंट करती है। द टर्म z डिनोट द ग्रेविटेशनल एनर्जी पर यूनिट वेट, और टर्म z जो है ये ग्रेविटेशनल एनर्जी को पर यूनिट वेट को शो करती है। और दोनों का सम जो है द सम p बाई गेमा प्लस z इज नोन एज द पीजोमेट्रिक आर द स्टैटिक आर द हाइड्रोलिक हेड h, और दोनों के सम को हाइड्रोलिक हेड कहा जाता है, एंड इज कांस्टेंट थ्रू आउट द स्टैटिक फ्लूइड मास, और इसको कांस्टेंट लिया जाता है। इसके बाद
हम हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड्स पढ़ते हैं। तो गैसेस आर कंप्रेसिबल, तो जो कंप्रेसिबल फ्लूइड है इसमें बेसिकली गैसेस को हम कंप्रेसिबल फ्लूइड में लेते हैं, तो उनके लिए ये इक्वेशन कौन सी फॉर्म इख्तियार करता है हम उसको देखते हैं। गैसेस आर कंप्रेसिबल विद द डेंसिटी नियरली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, डेंसिटी इज़ वेरिएबल कंसिडर। तो हमारे पास ये जो बेसिक हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन है इसकी ये डिफरेंशियल फॉर्म हम पढ़ चुके हैं इक्वेशन नंबर 5 में, इसको देखें। और वीयर जहाँ पे हमने कहा है कि डेंसिटी नियरली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, तो उसके लिए हमने इस इक्वेशन को ले कि डेंसिटी इक्वल टू पी बाई आर टी। अब पी प्रेशर है, आर जो है ये हमारे पास आइडियल गैस कांस्टेंट है और टी हमारे पास टेम्परेचर है। तो ये टेम्परेचर और टी अगर इनको हम कांस्टेंट लें तो ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आते हैं, डेंसिटी एंड प्रेशर। वहाँ से ये इक्वेशन बन गया है जिसको परफेक्ट गैस लॉ कहा जाता है। तो डेंसिटी की जगह पे हम इसको पुट कर देंगे कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए। तो ये इक्वेशन हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 5 था डिफरेंशियल फॉर्म में, वो ये फॉर्म इख्तियार कर गया हमारे पास। अब इसको हम रीअरेंज करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, तो 1/p dp एक साइड पे हो जाएगा और dz दूसरी साइड पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने डिटेल दी कि आइडियल गैस लॉ बेसिकली हमारे पास जो है ना p इंटू वॉल्यूम इक्वल टू नंबर ऑफ सब्सटेंस आइडियल गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर है। तो इसमें क्या है कि डेंसिटी हमारे पास बेसिकली m डिवाइड बाई मास डिवाइड बाई वॉल्यूम होती है, और वहाँ से रो वी इक्वल टू m होता है, और v हमारे पास m जो है ना m डिवाइड बाई डेंसिटी है। तो यहाँ पर n जो है ना ये नंबर ऑफ सब्सटेंस, ये भी तकरीबन मास ही को रिप्रेजेंट करता है। तो वहाँ से ही रिलेशन हमारे पास इस फॉर्म में आ गया जो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। ठीक है, P इक्वल टू रो आर टी। इसके बाद हम 2 पॉइंट्स पे इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन हमारे पास 1/p dp इक्वल टू माइनस जी आर टी डी जेड है, इसको हम 2 पॉइंट्स पे इंटीग्रेट करते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन यहाँ पे 1/p है तो log ऑफ p आ जाएगा। और यहाँ हमें टेम्परेचर का पता नहीं है कि बाकी g और r तो कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर वेरिएबल भी हो सकता है, तो टेम्परेचर को हमने इंटीग्रेशन साइन के अंदर रखा है। ठीक है, और तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इस log को ख़त्म करेंगे तो फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला जाएगा। हियर द इंटीग्रल ओवर z रिक्वायर एन एजम्पशन। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि यहाँ हमें एक एग्जम्पशन की ज़रूरत होगी कि जो टेम्परेचर है वो वेरिएबल है और इस z पे, एलिवेशन पे या हाइट पे डिपेंड करता है। तो अगर ये डिपेंड करेगा तो तब भी इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई एक्सप्रेशन आएगा उसका हम log ले सकते हैं, या जो भी वो आएगा तो उसके मुताबिक उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। और अगर वन कॉमन अप्रोक्सीमेशन इज़ द आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर, कि आइसोथर्मल आप लोगों को पता है कि वहाँ पे टेम्परेचर चेंज ना आए, तो वहाँ पे टेम्परेचर हम कांस्टेंट ले लेते हैं। तो अगर हम T को कांस्टेंट ले लें तो T को कांस्टेंट लेने के बाद GR और T0 ये सारे बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन से, और सिर्फ DZ रह जाएगा। जब DZ रहेगा तो फिर हम इंटीग्रेट करेंगे और वहाँ पे Z2 माइनस Z1 जनरेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो ये फाइनल इक्वेशन है ये कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए बेसिक हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन की फॉर्म है। तो आज के लिए यही काफ़ी है, आप लोग इसको सुन लें, देख लें। अगर कोई आप लोगों को इसमें मसला हो तो फिर डिस्कस कर लेंगे क्लास के टाइम पे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।